हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक चलेगा आपका यूनियन जुडिशरी। इसमें हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे और इसमें देखेंगे इसका कंपोजिशन कैसे रहता है, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ रहती हैं और इनका क्षेत्र अधिकार या फिर जुडिक्शन का क्या क्या रहता है, वो हम इस वाली क्लास में हम देखेंगे। तो ये जो आपकी क्लास है वो काफ़ी बड़ी क्लास रहेगी, तो आई होप आपको कोशिश करूँगा मैं समझाते हुए चलूँगा एक एक पॉइंट। तो जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपका आर्टिकल 124 से लेके 147 तक के जो भी प्रोविजंस हैं आपके, वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो लंबा टॉपिक रहेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए सारा, है ना। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 124 ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है कि मतलब इसकी स्थापना होती है कहाँ पर होती है। आर्टिकल 124 में बता रखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसका गठन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज किन किन से मिलकर बनेगा, वो आपका आर्टिकल 124 बताता है। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 124 का जो पहला क्लॉज है या फिर पहला खंड है, वो बात करते हैं देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कह दो या फिर सर्वोच्च न्यायालय कह दो। अब ये कंसिस्ट कैसे होगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट होगा और वो किससे मिलके बनेगा, वो मिलके बनेगा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश से मिलके बनेगा, है ना। और इसमें क्या बात है ना, एंड मतलब प्लस, इसके साथ और कौन होना चाहिए, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब, कि जब तक पार्लियामेंट ना बताए कि इतने नंबर होने चाहिए। सपोज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहती है कि जब तक मैं ना बताऊं कि कितने नंबर होने चाहिए इन अदर जजेस में, तब तक जो है कितने होने चाहिए, तब तक 7 जज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आर्टिकल 124 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, प्रांत क्या कहता है कि 7 अदर जजेस हो सकते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 अदर जजेस आप इसमें अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। बट अगर पार्लियामेंट ने कहा है कि नहीं ये 7 नहीं, ये हम रखेंगे 22, ये हम रखेंगे 30 या फिर रखेंगे हम इसको 33, तो पार्लियामेंट ने कहा है तो फिर वो वाली बात यहाँ पे मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 124 खुद कहता है कि अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब, कि जब तक पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब नहीं करती है तब तक 7 जजेस से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कहता है आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस से मिलके बनेंगे, ठीक है। बट ये जो अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब के लिए जो बात आती है, ये क्या है यहाँ पे, इसके लिए हम ये चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली जो आपका आर्टिकल 124 में बता रखा है, ओरिजिनली कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किससे मिलकर बनेगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर बनेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक ही होता है ना। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जब तक पार्लियामेंट ना बताए तब तक 7 अदर जजेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हो गए, आपके हो गए टोटल 8, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस, ठीक है। फिर क्या हुआ 1956 में, ये जो 7 अदर जजेस थे इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुए। तो अब फिर क्या हुआ 1956 में 7 जजेस को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 जजेस इसको कर दिया, ठीक। आर्टिकल में आपको अब भी 7 अदर जजेस ही मिलेंगे। बट ये जो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब, तो ये जो लॉ की बात हो रही है, किस लॉ के द्वारा, किस विधि के द्वारा वो पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेस चेंज कर रही है, वो कौन सा है, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो है उसमें मेंशन कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे मिलके बनेगा। तो 1956 में इसमें चेंजेस किए गए। अब इसमें टोटल कितने जज हो गए, एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और 10 अदर जजेस हो गए, तो टोटल हो गए 11। ऐसे ही फिर क्या हुआ, 10 को कर दिया 13 कर दिया 1960 में, 1977 में फिर 13 को बढ़ा के कितना कर दिया, 17 कर दिया। फिर 1986 में 17 को बढ़ा के कितना कर दिया, 25 कर दिया। फिर 2008 में फिर से चेंजेस हुए, इसमें क्या करा, 25 को बढ़ा के कर दिया 30। और रिसेंटली क्या हुआ है 2019 में क्या करा, 30 को बढ़ा के कर दिए हैं 33। तो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 मतलब 34 इसमें जजेस है, जिसमें से एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी के जो है 33 कौन है, अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है। तो ये आपका पहला खंड मतलब आर्टिकल 124 का पहला खंड कहता है।
अब आते हैं इसके सेकंड क्लॉज को। ठीक है, सेकंड क्लॉज है एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहा है? ये अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त कर रहा है? न्यायाधीशों को कौन कर रहा है? वो आपका राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, तो वो उनका पेपर वर्क वगैरह की बात पे कर रहा है। ठीक है, और जो अपॉइंट कर रहा है, जो नियुक्त कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, तो उनके जजेस के साथ मशवरा करेगा राष्ट्रपति, और उस मशवरे के बाद क्या करेगा? वो उसको नियुक्त कर देगा। सपोज एक जज है ए, या फिर कोई भी एक व्यक्ति है ए, तो राष्ट्रपति कहता है प्रेसिडेंट कि मैं ए को क्या करना चाहता हूँ? मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा? अपॉइंट तो करेगा राष्ट्रपति, पर अपॉइंट करने से पहले क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को क्या करेगा? उससे कंसल्टेशन करेगा कि क्या मैं इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दूं या फिर नहीं कर दूं। ठीक है, तो क्या ये सारे ही जजेस को ये कंसल्टेशन करेगा कि सभी जजेस को जाके पूछेगा कि क्या मैं इसको नियुक्त कर दूं या फिर नहीं कर दूं? ठीक है, ये कहता है एज द प्रेसिडेंट मे डीम्ड नेसेसरी। प्रेसिडेंट को जिन जिन जजों से लगेगा कि इनसे पूछना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, उसके ऊपर जो है सब जो है निर्भर करता है। राष्ट्रपति के ऊपर डाल रखा है कि आपको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से कंसल्टेशन करके आप जो है उनको नियुक्त करेंगे। फॉर द पर्पस एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज हमने नियुक्त किया है, तो जो व्यक्ति को नियुक्त किया है वो कब तक जो है पोजीशन होल्ड कर सकता है? जब तक कि उसकी उम्र 65 साल की ना हो जाए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं कि उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका 5 साल होता है। ठीक है, बट एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है वो कब तक होता है? जब तक वो 65 साल का ना हो जाए। ये इसका रिटायरमेंट उसकी एज दे रखी है। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेशन। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। ये कहता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमने बात की थी जो आपको सुप्रीम कोर्ट है वो किससे मिलकर बनना है? एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो रहा है, और अगर हम लेटेस्ट हम चेंजेस की बात करें, मतलब 2019 के बाद की हम बात करते हैं, तो कितने अदर जजेस हैं? सॉरी 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, वो अदर जजेस हो गए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के अगर हम इन जजेस की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हम सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अन्य न्यायाधीशों की हम बात कर रहे हैं, जो 33 हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर उनकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो आपका भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो उसको जो है हमेशा कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, जो इसके जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो राष्ट्रपति की मर्जी, वो किन से मशवरा करता है। ठीक है, बट जो आपका मुख्य न्यायाधीश है आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इन जजेस के नियुक्ति के लिए उससे हमेशा कंसल्टेशन, उसका मशवरा किया ही जाएगा। ये आपका कहता है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। ठीक है, बट ये वाली बात जो है ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो ये वाली बात क्या है? यहाँ पे बदल दी गई है, यहाँ से खत्म कर दी गई है। ठीक है, देखिए ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक वॉर चली थी, मतलब एक लड़ाई चली थी। किसके बीच लड़ाई चली थी? वो चली थी आपकी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यहाँ पे भी युद्ध चला था, एक युद्ध चला था आपका इसमें फंडामेंटल राइट्स को लेके कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो एक वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस आए थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो है वहाँ पे पार्लियामेंट के बीच में युद्ध चला था कि वो चाहते कि पावर उनके हाथ में आ जाए पार्लियामेंट के आगे। ठीक है, ऐसे ही एक युद्ध चला था यहाँ पे आपका पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यहाँ पे पार्लियामेंट चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करने की जो शक्तियां हैं वो हमारे पास आ जाए,
सुप्रीम कोर्ट से आया था कि पार्लियामेंट के पास जो है टोटल इसके पास एब्सोल्यूट पावर ना जाए, उसको वहां पे रोका जाए। तो उसको लेके काफी सारे इसमें संशोधन हुए, काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस आए, तो वो हम उसको देख के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस आता है आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम जज ट्रांसफर केस फर्स्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अल्टीमेट पावर टू अपॉइंट जज इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रोविजंस की लैंग्वेज की यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अल्टीमेट पावर टू अपॉइंट जजेस वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव। तो जो शक्तियां है किसी भी नियुक्त करने की, वो किस में निहित है, वो एग्जीक्यूटिव में निहित है। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट में क्या है, वो उसमें निहित है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हैड एब्डिकेटेड इट्स पावर बाय रूलिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैड मेडली अ कंसल्टिव रोल एंड दैट पावर ऑफ अपॉइंट ऑफ जज इज सोलली एंड एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे इसने अपनी शक्ति वगैरह कुछ कम कर दिया। यहाँ पे कहा कि देखो हमारे पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, जो पावर जो है एक्सक्लूसिव पावर जो है इसको नियुक्त करने की जो है पूरी तरह से जो पूर्ण शक्ति है वो किसके पास है, वो आपका एग्जीक्यूटिव के पास है। ठीक है, और राष्ट्रपति भी किसके कहने पे वर्क करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे वर्क करता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे जाता है। तो क्या फेवर किसके फेवर में गया, वो पार्लियामेंट के फेवर में कहीं ना कहीं वो चला गया। अब प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड विद कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। तो वहां पे सिर्फ कंसल्टेशन की बात हुई थी, यहाँ पे मशवरे की बात हुई थी। देखो मैं आपसे मशवरा ले सकता हूँ, ठीक है, अब वो मानू ना मानू वो मेरे ऊपर है। मुझसे कहा कि आपका मशवरा लूं, मैंने आपका मशवरा लिया, अब आपका मशवरा मेरे को ठीक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, मैं उसको मानूंगा या फिर नहीं मानूंगा, वो मेरे ऊपर है। तो यही बात यहाँ पे की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो यहाँ पे जो रोल है वो क्या है, वो सिर्फ कंसल्टेशन का वहाँ पे काम है उसका, वहाँ पे उसको सिर्फ मशवरा देना, राय देनी है। अब राष्ट्रपति राय माने ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे फेवर किसके फेवर में गया था, वो आपका राष्ट्रपति के फेवर में, फिर मतलब पार्लियामेंट के फेवर में कहीं ना कहीं केस गया था। ठीक है, तो ये केस यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है फिर नेक्स्ट केस आता है, वो आता है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, ठीक है, ये क्या होता है, ये इनका एसोसिएशन होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको यहाँ पे एनरोल होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में उसको एनरोल, इसका एग्जाम वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जाके तुमसे प्रैक्टिस करने लग जाता है, तो वहाँ पे उसको इसमें एनरोल करना पड़ता है ना। और ये जो केस है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं जस्ट ट्रांसफर केस सेकंड। वो क्या था हमारा एसपी गुप्ता वाला, वो जज ट्रांसफर केस 1 के नाम से फेमस है, और ये किस है, जज ट्रांसफर केस सेकंड। तो इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसपी गुप्ता वाले में, मतलब इस वाले केस में जो जजमेंट दिया था, ये सब जो कहा था, इसको पलट दिया। कहा कि अब ये वाली बात फॉलो नहीं होगी, बात ये वाली फॉलो होगी जब हम इस केस में कहेंगे। इस केस में कहा क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in the matter of appointment of judges of Supreme Court and the High Court, the Chief Justice of India should have primacy। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को आप अपॉइंट कर रहे हो तो किसके जो है प्राइमेसी होगी, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम जो है प्रेफरेंस देंगे, हम उसको महत्व देंगे। ठीक है, also held that the greatest significance to view of the Chief Justice of India formed after taking in account of the view ऑफ द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपनी राय देगा वो कैसे देगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे पूछेगा, टू सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, देखिए जो आपके 33 तो आपके अदर जजेस हो गए, ऊपर हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो ऊपर के जो 3 जज, वो 2 जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो उन तीनों को मिलाकर कौन होगा, एक बनता है पैनल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली हम उसको हम कहते हैं। तो ये
आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या किसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए, किसको जज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में पहली बार क्या आया, कॉलेजियम सिस्टम आया। ठीक है, तो जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, इसको ओवररूल करते हुए जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या हुआ, उसको ओवररूल किया गया और कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है अपने मन मर्जी से जो है किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता। वो किसको जो है मशवरा लेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मशवरा उसको लेना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किसके साथ जो है पूरा मशवरा करेगा, वो खुद और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो उनका एक पैनल बैठेगा जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ये डिसाइड करेगा कि क्या ए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जज हो सकता है, फिर कि उसको जज बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का या फिर नहीं। ठीक है, ये इस वाले केस में कहा गया था। फिर आता है आपका केस इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। ठीक है, तो अब ये जो आता है कई सारी जगह देखेंगे आप रे वाला वर्ड, इन रे बेरुबरी केस, इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, इन रे दिल्ली केस, इन रे अयोध्या केस। तो ये वाले केस क्या होते हैं, ये हम इसको हम बाद में बताएंगे, मतलब इसी क्लास में बताएंगे, बट आगे आर्टिकल में बताएंगे। ठीक है, मतलब ये कौन से केस होते हैं, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट भेजता है सुप्रीम कोर्ट के पास, उस केस को जो है रेफर करता है कि आप एक बार इसको इस पे रिव्यू दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। ठीक है, अभी आगे आएगा आर्टिकल इसका, उसमें देखेंगे हम। तो हमने देखा एक एसपी गुप्ता वाला केस देखा, उसमें जो फुल फ्लैश पावर दे दी गई थी वो दे दी गई थी प्रेसिडेंट को, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में चला गया था केस। और उसके बाद जो आपका आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ओन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसने एसपी गुप्ता को क्या करा था, उसको ओवररूल किया था, जिसको हम क्या कहते हैं जज ट्रांसफर केस सेकंड कहते हैं। ये जो आपका इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस आया है, इसको हम कहते हैं जज ट्रांसफर केस थर्ड। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, द सुप्रीम कोर्ट अनएनिमसली हेल्ड दैट रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विदाउट फॉलोइंग द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग द गवर्नमेंट। तो कहा गया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो है क्या कहता है कि अगर उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, अगर कॉलेजियम सिस्टम वाले प्रोसेस को, जो उसमें कंसल्टेशन वाले जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो वो कहता है वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अमान्य टाइप का उससे घोषित कर दिया गया था। ऑल्सो हेल्ड दैट regarding the appointment of the judges of Supreme Court and the Chief Justice of India should consult a collegium of 4 senior most judges of Supreme Court। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जो हमने पहले देखा था ये वाला केस हमने, ठीक है, तो यहाँ पे कौन था, कॉलेजियम सिस्टम में कौन था, एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और इसमें क्या था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे। ठीक है, तो ये 3 से मिलकर क्या बन रहा था, कॉलेजियम सिस्टम बन रहा था। अब इस केस में क्या हुआ, इस कॉलेजियम सिस्टम को बढ़ा दिया, अब यहाँ पे 2 से बढ़ा के कर दिया गया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए। तो इसमें अब कॉलेजियम सिस्टम में कौन हो गया, एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, तो टोटल कितने हो गए इसमें, अब 5 जो है कॉलेजियम सिस्टम में जजेस हो गए थे। तो अब इनको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और तब जाके आप जो है अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज। अगर आपने इनसे कंसल्ट नहीं किया है तो वो आपका बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर इनसे कंसल्ट करके किया है तो वो बाइंडिंग होगा, फिर उसको उसकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट रेफरेंस केस होते हैं, जो आपका आर्टिकल 143 अब आगे आगे ना वो उसको हम वहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अब इसको स्किप करते हैं। तो ये आपके 3 केस हो गए, काफी इंपॉर्टेंट केस है, एसपी गुप्ता वाला केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाला केस, और ये हो गया आपका इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। ये हो गए जज ट्रांसफर केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों केस हो गए आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था आपका आर्टिकल 124 क्लोज 2 ये कहता था कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर टू इन आर्टिकल 124A एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्ड द एज ऑफ 65। ठीक है, तो क्या हुआ, एक आपका अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये जो आपका जो अपॉइंटमेंट था, अगर हम देखें पहले जो ओरिजिनल जो आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 2 था, वो कहता था कि कंसल्टेशन विद द सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को, बट वो किससे कंसल्ट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज से क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा।
बट अब बाद में इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। उसमें कंसल्ट किससे कर रहा है, यहाँ पे बता रखा है कि एक NJAC बनेगा आपका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अब ये NJAC है क्या, तो क्या करा, इसके लिए हमने एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124A जोड़ा, जो कि बताता है आपका NJAC के बारे में बताता है। तो NJAC जो बताएगा कि A को या फिर B को हमें जज बनाना चाहिए, तो ये वही बात मानी जाएगी, ठीक है। एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, वो रिटायरमेंट एज सेम ही रहेगी यहाँ पे, 65 ईयर्स तक की उसमें रहेगी, ठीक है। अब जो इसका प्रोविजो था, जो यहाँ पे जो प्रोवाइडेड था, यहाँ पे कहाँ गया इसमें, ये जो प्रोवाइडेड था, ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है कंसल्ट करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप अदर जजेस को आप क्या कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। जो ये जो अदर जजेस हैं, अगर आप इनको नियुक्त कर रहे हो, तो आपको सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपको जब मशवरा आपको करना ही पड़ेगा, उनकी राय लेनी ही पड़ेगी। तो इस वाली बात को इस वाले संशोधन में हटा दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं 124A। तो ये 124A बताता है आपको, NJAC बताता है, 99th अमेंडमेंट में आपका जोड़ा गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, है ना। तो देयर शैल बी अ कमीशन टू बी नोन एज NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो NJAC में कौन कौन होता था, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जो कि चेयरपर्सन होता था एक्स ऑफिशियो। देखिए कहीं पे भी आपको अगर कोई एक्स ऑफिशियो दिखता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है स्वतः ही, कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने आप ही चेयरपर्सन होगा NJAC का, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी बने, तो वो अपने आप ही क्या होगा, वो NJAC का चेयरपर्सन होगा। इसमें 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हो गए, है ना। ये भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, कि जो टॉप के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे 2, वो अपना आप ही इसके मेंबर माने जाएंगे, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो भी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लॉ एंड जस्टिस का जो आपका यूनियन मिनिस्टर होंगे वो भी, तो एक यहाँ पे मिनिस्टर भी यहाँ पे आपके आ गए। 2 eminent person to be nominated by committee consisting of PM, CGI and leader of opposition in the लोक सभा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और क्या करते हैं, यहाँ पे कमेटी यहाँ पे गठन कर दी। अभी जो कमेटी है, ये जो कमेटी यहाँ पे समिति है, इसमें कौन कौन होगा, एक तो आपका PM होगा, ठीक है, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा इसमें भी, और क्या होगा इसमें, द लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर इन लोकसभा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लीडर होगा इसमें, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया यहाँ के। तो यहाँ पे NJC का स्थापन इसलिए होता है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज जा रहे हैं वो जो है हमारे अकॉर्डिंग जाए, जो कि हमारे फेवर में जजमेंट दे सके। मे बी इनके पीछे कारण कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका NJAC की यहाँ पे बात करता है, 124A की बात करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना 124A, में आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो आता है आपका 124A, इसका मतलब होता है कि आपका आर्टिकल 124 होगा, उसके बाद आर्टिकल 125 होगा। अब अगर उसके बीच में कोई भी आर्टिकल जोड़ेंगे 125, तो इसको 126 करना पड़ेगा, ठीक है। 126 127 127 को 128 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते सबकी सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो उस चीज से बचने क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं 124A। तो अगर आपको ऐसा कोई कैपिटल A दिखता है, या फिर किसी भी क्लॉज में आपको कैपिटल जो है लेटर दिखता है वहां पे, मतलब कि वो अमेंडेड है, वो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका NJC था। पहले क्या था, सुप्रीम जो आपका राष्ट्रपति था, जो राष्ट्रपति था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या है जज के साथ मशवरा करते थे, तब वो अपॉइंट करते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। अब क्या करता, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज थे उनको हटा दिया, अब वहां पे कौन आ गया, वहां पर आ गया आपके NJAC। तो NJAC से जो है मशवरा लेगा वो, ठीक है। इसमें प्रोवाइडेड था, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द बिलोंगिंग टू द SC ST और OBC माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई थी, जो यहाँ पे एमिनेंट पर्सन थे ना, 2 एमिनेंट पर्सन की बात हुई थी यहाँ पे, कि ये जो है मिलके क्या करेंगे, 2 एमिनेंट पर्सन जोड़ेंगे,
एमिनेंट पर्सन जो भी उनको ठीक लगते होंगे। तो और एमिनेंट पर्सन में से कौन होगा, उसमें से एक SC ST या फिर OBC माइनॉरिटी या फिर वुमन होगा, है ना। और फर्दर अपॉइंटेड क्या कहता है, प्रोवाइडेड एन एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो वो NGC में जो 2 एमिनेंट पर्सन थे वो क्या 3 साल के लिए नियुक्त होंगे। एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनोमिनेशन, कि एक बार उनमें से कोई व्यक्ति अपॉइंट हो गया फिर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, कि आप एक ही बार बन सकते हो, बार बार नहीं बन सकते। और आपका कार्यकाल कितना होगा, 3 साल उसमें कार्यकाल आपका होगा। ठीक है, तो ये सब आपका आर्टिकल 124 एक ही बात ये करता है। तो नेक्स्ट केस आता है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 7 नंबर 13 ऑफ 2015। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड। तो ये कहता है कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो किसकी बात करता है, NJAC की स्थापना की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की बात ये करता है, उसको करते उसको शून्य घोषित कर दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम इस ये जो आपका अनुच्छेद है वाला, ठीक है, तो ये क्या है, इसको शून्य घोषित कर दिया, ये अब लागू नहीं होगा। तो जब ये लागू नहीं होगा तो फिर बात कहाँ पहुंची, बात वापस पहुंच गई आपकी कहाँ पे, इस कोलिजन सिस्टम पे पहुंच गई। ये कहता है कि अब राष्ट्रपति को अपॉइंट करेगा, किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा, तो उसको कोलिजन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस इसमें होंगे। ठीक है, ये वाली बात ये करता है। तो ये पूरा रहा था इसमें। अब करंटली क्या है इसमें, आर्टिकल 124 का सेकंड प्रोवाइड क्या कहता है इसमें, अ जज मे बी बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, अ जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वहाँ पे जो है जो नियुक्त हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो जज न्यायाधीश नियुक्त हो रहे थे, वो प्रेसिडेंट करेगा, 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन पे करेगा। ठीक है, और इसमें प्रोवाइडेड कहता है अ जज मे बी बाय राइटिंग इज अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो जो जज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और बी क्या कहता है इसमें, अ जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। तो जो आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में एक प्रोसेस दे रखा है इम्पीचमेंट का, कि उसके थ्रू क्या हो सकता है, वहां पे उनका रिमूवल हो सकता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन को एक बार क्लियर करते हैं, एक बार फटाफट समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा कि जो आपका आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 था वो कहता था कि जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए क्या करेगा, वो कंसल्टेशन करेगा या फिर वो राय लेगा। राय किसकी लेगा, वो राय लेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस की। ये आपका पहले था। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल स्थिति थी। उसके बाद क्या हुआ, इसको बदल के कर दिया गया कि अब जो प्रेसिडेंट है वो किसको कंसल्ट करेगा, वो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, ये क्या है आपका कोलिजन सिस्टम है, ये कोलिजन सिस्टम है। अब क्या है, राष्ट्रपति इसको फॉलो करेगा, अगर किसी को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज, वो इनसे मशवरा करेगा, इनकी राय लेगा। ठीक है, और अब क्या स्थिति है, अब स्थिति ये है। ठीक है, प्लस प्रोवाइडेड कर रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, वो किसको रिजाइन कर सकता है, इस्तीफा किसको दे सकता है, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, या फिर वो रिमूव हो सकता है 124 क्लॉज 4 की प्रोसीडिंग के साथ, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसीडिंग्स है पूरी। इस पर हमने 3 केस लिखे थे, हमने SP गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, और एक हमने लिखा था इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस वाला, और चौथा ये वाला हो गया आपका, यह आपका
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस हो गया। ठीक है, इसको जज ट्रांसफर केस नहीं कहा गया है। ठीक है, ये आपका सिंपल केस का नाम है। जो जज ट्रांसफर केस 1, 2, 3 वो आपके वही थे, एसपी गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और इन रे प्रेसिडेंशियल केस वाला। ये आपका सिर्फ नाम से ही आपका रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्यूजिंग सा होता है। आप एक बार इसको रिपीट में देख सकते हैं आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो आपको फिर क्लियर अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्लॉज देखते हैं 124 का। ये बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या उसमें योग्यता में उसमें चाहिए। ये कहता है सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ पहली कंडीशन क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें दो सिचुएशन चाहिए। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। जो दूसरी सिचुएशन है उसमें ये तीन सिचुएशन दे रखी है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हम उसको मान लेंगे। हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 years जज ऑफ हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट का क्या है, 5 साल तक जज रहा है हाई कोर्ट का। ठीक है, और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन, या फिर हाई कोर्ट या फिर दो या दो से ज़्यादा कोर्ट में सक्सेशन में रहा हो। ठीक है, पर 5 साल का उसका एक्सपीरियंस बनना हो, कि सपोज पहले इस हाई कोर्ट में था, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर दूसरा हाई कोर्ट में गया, फिर तीसरा हाई कोर्ट में गया, बट जो कंसिक्यूटिवली 5 साल उसने हाई कोर्ट में सर्व किया है। दूसरा कहता है हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 10 years ऑफ एडवोकेशन ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है, कि वो 10 साल तक क्या है, वो एडवोकेट रहा है, किसमें, हाई कोर्ट या फिर जो है सक्सेशन में रहा है, कि पहले इस हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट, मतलब इन कोर्ट्स में रहा है। तो 10 साल का उसका एडवोकेट का एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्या हो गया, 5 साल, या फिर 5 साल तो हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस और 10 साल जो है हाई कोर्ट के जज का वो एडवोकेट का एक्सपीरियंस बात करता है। या फिर इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो क्या है, उसकी जो है थिंकिंग कैपेसिटी या फिर जो उसका थिंक टैंक है वो अच्छा है, वो अच्छा जज बन सकता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। ठीक है, भले ही वो जज रहा हो या फिर ना रहा हो, या फिर एडवोकेट वो रहा हो या नहीं रहा हो, बट उसकी थिंकिंग कैपेसिटी ऐसी है कि वो क्वालिफाई, कोई प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ इसको जज बनना चाहिए, तो वो उसको भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कैपेबल हो सकता है, एप्लीकेबल योग्यता उसमें हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हम बात करते हैं महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का हम महाभियोग की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो गई कि वो तो या तो वो खुद रिजाइन दे दे, रिजाइन देगा किसको देगा, वो देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ इनकैपेसिटी वो तो चलो है ही। उसके बाद जो आता है दूसरा, वो आता है उसका इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग, कि अगर आपने कुछ ऐसा कार्य किया है तो हम आपको वहां से हटा देंगे, हम आपको इम्पीचमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये इसकी प्रोसीडिंग दे रखी है। ठीक है, अब पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट होता है, संसद के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे इसका महाभियोग चलाया जाता है। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, ऐसे नहीं कि सिर्फ लोकसभा में ही आए, किसी में भी आ सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में, मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 50% से ऊपर। ठीक है, प्लस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, और जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर है, सपोज जो टोटल मेंबर है वो थे 100। ठीक है, और उसका 100 का 50% कितना हुआ, 50। ठीक है, ये तो टोटल मेंबर थे, बट उस दिन प्रेजेंट कितने थे, सपोज यहाँ पे कितने थे, 75 प्रेजेंट थे। तो 75 का 2/3 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो मतलब 50 से ऊपर हमें
चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कितने थे, 81 मानते चलिए, यहाँ पे मानते हैं उस दिन 81 वहाँ पे मेंबर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो 81 में कितना हो गया आपके 52 हो गया आपका 2/3। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 50 और 2/3 कितना हो गया आपका 52। ठीक है, तो हमें 52 से ऊपर हमें क्या मेंबर की हमें वोटिंग चाहिए होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन होगा, अगर आप इसको स्किप करना चाहें इसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर महाभियोग पास करना होता है तो लोकसभा में जो है क्या होता है, पहले एक रिजोल्यूशन जाता है, वहाँ पे कौन पास करता है 50% प्लस, यहाँ पे आ रहा है प्लस, एक तो जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप की 50%। ठीक है, उसके साथ साथ जो उस दिन प्रेजेंट होंगे उसके 2/3 से ऊपर वहाँ पे क्या होना चाहिए, मेंबर की वोटिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर वो कहा जाता है, वो जाता है दूसरे हाउस में जाता है, फिर सेम प्रोसेस होता है। अगर वहां से भी वो ऐसा रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, फिर जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन करता है वो जज जो है अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आपकी इम्पीचमेंट की। और इम्पीचमेंट हो रहा है किस बिहेवियर पे हो रहा है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज मिसबिहेव कर रहा है या फिर जो है उसकी इनकैपेसिटी है, अब वो कैपेबल नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ है, तो उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन करता है, तो उस केस में क्या होता है, इम्पीचमेंट जो वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है और उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस ये रहेगी कि लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी जो है रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, 50% टोटल मेंबर प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों बात है, प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग मेंबर भी होना चाहिए। अगर सपोज उसमें अगर वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसका भी क्या है पावर है कि वो जो संसद की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्य हैं उसके, उनको अटेंड कर सकता है। तो क्योंकि वो अटेंड कर सकता है उसके पास वोटिंग पावर नहीं है, तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, उसको हटाकर, ऐसे लोगों को हटाकर जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और जो वोट दे सकते हैं। तो उन मेंबर्स का जो है 2/3 हम बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर वोटिंग आती है तब जाके वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीडिंग फिर दूसरा हाउस में होगी, फिर उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देगा तब क्या होगा, वो वहाँ पे उसका जो है उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ लॉज कहता है। सिक्स्थ लॉज कहता है एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल मेक एंड प्रेस्क्राइब बिफोर प्रेसिडेंट। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेगा, अपनी ओथ लेगा, शपथ लेगा। और शपथ कहाँ दे रखी होगी, वहां पे 3rd स्केड्यूल में दे रखी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अनुसूचियां दे रखी हैं, स्केड्यूल्स दे रखे हैं, तो उसके जो 3rd स्केड्यूल्स हैं उसमें सारी ओथ का परफॉर्मा दे रखा है कि कैसे कैसे किस किस को ओथ लेनी है। अगर राष्ट्रपति जो है अगर जा रहा है तो चलो उसकी ओथ तो आर्टिकल 60 में दे रखी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अपने पद पे जा रहा है तो उसको ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ कहाँ दे रखी है, अनुच्छेद 3 में दे रखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बनना है वहाँ पे अपने पोस्ट ले रहा है तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी, वो शपथ कहाँ बता रखी है, अनुसूची जो है 3 में बता रखा है। ठीक है, जो बाकी जो भी जो ओथ हैं वो काफ़ी सारी ओथ कहाँ दे रखी हैं, आपकी अनुसूचियाँ 3 में दे रखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन who has held office as a judge of Supreme Court shall be plead or act in any court or before any authority within the territory of India। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने आप में एक सम्मान की बात है, ये एक सम्मान्य पद है। ठीक है, तो उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, ठीक है, उस पद की क्या है, उसकी डिग्निटी बनाए रखने के लिए क्या करा है कि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, ठीक है, तो वो किसी और कोर्ट में प्लीड नहीं करेगा, मतलब कि वो एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं होगा। ठीक है, ना ही किसी अथॉरिटी के सामने जो है वो क्या करेगा, अपने जो है अथॉरिटी के जो है अंडर में वर्क करेगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज है,
कि कल तक वो जज के पद पे था, ठीक है, कल आप जो उसको मिलोड करके आप जो उसको संबोधित कर रहे थे, और अगले ही दिन क्या होता है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद वो क्या करते हैं, वो एज एन एडवोकेट आते हैं, फिर वो आपके अगेंस्ट केस लड़ते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि पहले आप उनको जितना सम्मान देते हैं, फिर आप उसको उस सम्मान की तरह आप बात नहीं कर रहे हैं, आप एज ए अपोनेंट की तरह उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपका डिग्निटी कंप्रोमाइज या फिर उसकी जो गरिमा है पद की वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। तो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे ये बात कहता है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 124 होता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 125, ये बात करते हैं सैलरीज एसेट ऑफ द जज। तो जो जजेस को जो भी सैलरीज मिलेंगी, जो भी उनको अलाउंस मिलेंगे, कि जो बंगलों का खर्चा होगा, उनका रेंट होगा, जो गाड़ी होगी, पेट्रोल का खर्चा, ये सब की बात करता है। ये बताता है आपका आर्टिकल 125। ये कहता है द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रेगुलेट द सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना अलाउंस मिलेगा, कि आपको गाड़ी का खर्चा, आपको पेट्रोल का खर्चा मिलेगा, रेंट का खर्चा मिलेगा, बिजली का खर्चा मिलेगा, वो वाली बात। क्या क्या आपको प्रिविलेजेस या फिर विशेष अधिकार यहाँ पे आपको छूट मिलेगी, है ना, क्या क्या आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, पेंशन का आपका क्या वहाँ पे सीन रहेगा, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करेगा, वहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। कब तक ये डिसाइड करेगी, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, की जब तक वो जज बना हुआ है तब तक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे अलाउंस वगैरह सैलरी वगैरह नहीं होगी, वो लगवाते हैं पेंशन वगैरह, यहाँ पे बात की बात आती है, ठीक है। बट जो सैलरीज वगैरह है वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस की यहाँ पे बात करता है। आगे बढ़ते हैं। 126 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब एक्ट कर रहा है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पे नहीं है, सपोज वो लीव पर है या फिर उनकी तबीयत खराब है, वो अपने कोर्ट को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और जज जो है क्या होगा, एज अ चीफ जस्टिस की तरह एक्ट करेगा, वहाँ पे वो एक्ट करेगा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, फिर उस हिसाब से वो क्या है केस को निपटारा करेगा। ये कहता है व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, जो उनका पद है, वो क्या है, खाली है, रिक्त रह गया है। Or when the Chief Justice of India is by reason of absence or otherwise unable to perform his duty, ठीक है। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुआ है, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो वहां पे क्या हुआ, पद छोड़ चुका है, रिजाइन कर चुका है, अभी कोई और नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आया है, या फिर तबीयत खराब हो गई है, या फिर लीव पर है, या फिर कोई भी किस सिचुएशन हो सकती है, बट वो अपने पद पर नहीं है, ठीक है। द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय सच वन ऑफ द अदर जज ऑफ कोर्ट एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो उस टाइम के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा कि आप जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है उसको आप जो है संभालिए, जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं होता है, तो उस टाइम के लिए वो जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। मे अपॉइंट वो चाहे तो कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 124, वो आर्टिकल 126 कहता है, ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, ठीक है। अब हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस हमने देखा, एक्टिंग चीफ जस्टिस आप सब नाम से पता चल रहा है कि वो एक्ट कर रहा है एज अ चीफ जस्टिस। ये कहता है इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ quorum ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड द कंटिन्यू सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट के सेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का सेशन है, हमने देखा था उसमें कितने जज हैं, एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इसमें 33 अदर जजेस हैं। क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे जज छुट्टी पर हैं या फिर कोई एबसेंट है, ठीक है, या फिर किसी तबीयत खराब है, वो अपने कैपेबल नहीं है लेने के लिए। बट क्या हो रहा है कि जो टोटल कोरम है वो जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो कोरम होता है ना, कि मतलब मिनिमम इतने जज तो होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को चलने के लिए, तो अगर कोरम फुलफिल नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो यहाँ पे क्या बात रहा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, इससे कंसेंट लेगा। ध्यान रखना, वहां पे क्या था, कंसल्टेशन था, वहां पे राय की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या कंसेंट है, यहाँ पे अनुमति की बात हो रही है,
यहाँ पे अनुमति की बात यहाँ पे हो रही है, तो इन शब्द का ध्यान है ना, यहाँ पे अनुमति, वहां पे क्या था, राय की बात हो रही है। तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा कि क्या मैं कुछ जजेस को अपॉइंट कर दूं मैं कोरम पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ प्लस क्या करेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा वो, यहाँ पे कंसल्टेशन करेगा, ठीक है। ध्यान देना कि जो आपका ये है प्रेसिडेंट से क्या कर रहा है, कंसेंट ले रहा है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या कर रहा है, कंसल्टेशन ले रहा है, मतलब उसकी राय ले रहा है। तो जब राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाएगी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर लेंगे, राय ले लेंगे, तब वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन एड होक जज, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज से क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में, ठीक है, टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेशन, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उसको अपॉइंट कर दिया जाए, ठीक है, एज एन एड होक जज फॉर सच पीरियड एज में नेसेसरी ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट क्वालिफाई एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ द एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कोई ऐसा हाई कोर्ट का जो जज होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या होगा, बनने के लिए कैपेबल होगा, क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि 5 साल के लिए क्या है, वहाँ पे उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर 10 साल की उसकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से अनुमति लेगा, हाई कोर्ट के साथ क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, उनकी राय लेगा, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, एडहॉक जज बना सकता है कुछ अनिश्चित काल के लिए, जरूरी नहीं है कि 65 ईयर्स की एज तक के लिए, जितना उनको ठीक रहेगा उस टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एडहॉक जज, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 127 कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 128 ये कहता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो है रिटायर्ड जज की यहाँ पे जो है सिटिंग में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, समझते क्या कहता है ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से कंसेंट लेगा, request a retired judge of Supreme Court or a retired judge of High Court who duly qualify for the appointment of judge of Supreme Court to act as judge of Supreme Court for a temporary period। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर केस के लिए मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो है इसका जो है निर्धारण करे, इसके लिए इस केस के लिए जज बने, ठीक है। तो ये हमारी बात करता है आर्टिकल 128। यहाँ पे किसी बात हो रही है, यहाँ पे रिटायर्ड जज को टेम्परेरी पर्पज के लिए कुछ जो है अस्थायी अवधि के लिए क्या कर सकते हैं, उसको नियुक्त कर सकता है, ठीक है। वहां पे क्या थे, वहां पे एडहॉक जज की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की बात कर रहे थे यहाँ पे, और इससे पहले 126 में बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो किसी और को जो है उसका रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। एडहॉक जज में क्या हो गया, वहां पे जो है क्वारम फुलफिल नहीं हो रहा है कि जितने जज चाहिए उस केस को करने के लिए या फिर उस सुप्रीम कोर्ट को उस सेशन को चलाने के लिए वो जज पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाई कोर्ट से कुछ जज मंगवा लेंगे कि फिलहाल आप यहाँ पे आओ और क्वारम पूरा करो और प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करो, ठीक है। ये आपके एडहॉक जज थे। और जो आपके ये थे अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, ये आपका आर्टिकल 128 ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं इस रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, मैं उसको जो टेम्परेरी टाइम के लिए क्या करना चाहता हूँ, जज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है आर्टिकल 128। आगे बढ़ते हैं 130। यहाँ पे कहते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा। कहते थे सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो दिल्ली में बैठेगा। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। और
इन सच अदर प्लेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे अप्रूवल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि मैं जो हूँ ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बिठाऊंगा, मैं लखनऊ में बिठाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं इसको जो है कहीं और बिठाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट लखनऊ में बिठाना चाहता हूँ और इस बात को अप्रूवल सहमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, तो फिर चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। बट फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रपोजल दिया नहीं गया है, तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, आपका जो है दिल्ली में ही है। तो सिटिंग कहाँ होता है कि आपके आर्टिकल 130 में बता रखी है, ठीक है। और यहाँ पे नोट भी दे रखा है कि आपको अलग अलग टर्म सुनने को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग रिगार्डिंग, कि सिंगल बेंच है, यहाँ पे डिवीजन बेंच है, फुल बेंच है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाली बेंच है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें बेंच, बेंच का मतलब वो नहीं टेबल वाली बेंच नहीं, यहाँ पे बेंच का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही है। जो एडवोकेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बार, ठीक है, वो गई बार। और जो सुप्रीम जो जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं कोई भी जज होता है, उसको हम कहते हैं बेंच। तो सिंगल बेंच की बात होती है कि कोई केस है, ठीक है, सपोज कोई केस है, तो वहां पर आ रहा है कि ये केस जो है सिंगल बेंच ने इसको हैंडल किया है, मतलब कि इसकी सुनवाई सिंगल बेंच में हुई है, मतलब कि इस केस के लिए जो जज बैठे थे वो सिर्फ एक ही जज यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, इसने यहाँ पे सिंगल जज किया। अब कोई केस होता है वहां पे कहता है कि यहाँ पे डिवीजन बेंच बैठी थी, इस केस में डिवीजन बेंच बैठी थी, तो मतलब कि वहां पे कौन बैठे थे, वहां पे उस केस में दो जज बैठे थे। जरूरी नहीं है कि केस को कोई एक ही जज सुने, ठीक है, उनका एक पैनल होता है, बेंच होती है जिसमें मल्टीपल जजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक आती है आपकी फुल बेंच, फुल बेंच का मतलब होता है कि जहां जिस केस में 3 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसको हम कहते हैं फुल बेंच, ठीक है। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो वहां पे कितने होते हैं, कम से कम 5 जज होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि भारत के संविधान से रिलेटेड कोई सा मैटर चल रहा है, तो उसमें कम से कम 5 जज उसमें होने चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आर्टिकल 130 कहता है कि दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि कहीं और सुप्रीम कोर्ट होगा और उसकी सहमति कौन देता है, राष्ट्रपति दे देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको 130 कहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, हम बात करते हैं, ये आपका 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात क्या होती है कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे किसको दर्शाता है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। एक तरह से होता है आपके अथॉरिटी। जो आप केस पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी आप केस वगैरह पढ़ते हैं आप, तो आप हमेशा पढ़ते होंगे सुप्रीम कोर्ट के केस पढ़ते होंगे या फिर आप पढ़ते होंगे हाई कोर्ट के केस पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हम ये केस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है, जो इनका जो प्रभाव है वो किसी तरह वो एक तरह से विधि के तरह ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दे दी कि ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक लॉ बन जाएगा, वो अपने आप में विधि बन जाएगा, ठीक है। ऐसी हाई कोर्ट ने अगर कुछ डिसीजन दिया है तो वो उस स्टेट के लिए क्या होगा, विधि बन जाएगा। तो ये विधि बन जाएगा, ये बात कहाँ पे बता रखी है, यहाँ पर बता रखा है आपका सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, वो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इनके पास पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट के लिए भी क्या पनिश कर सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट का कोर्ट में भी कुछ हुआ है, किसी ने अगर कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो उसके लिए पनिशमेंट कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये आपको बता रखा है, ठीक है। 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों इसमें हो सकते हैं। तो ये आपका 129 कहता है। अब दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला केस देखते हैं। इट हैज बीन हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो अपने ही कोर्ट का कंटेम्प्ट के लिए भी या फिर किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोर्ट का ही कंटेम्प्ट होगा तो मैं उसी केस में कर सकता हूँ, दूसरे कोर्ट के लिए नहीं कर सकता,
वो अपने सबऑर्डिनेशन में भी कंटेंट के लिए पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 131 यहाँ पे बात करता है आपको ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बात करता है। तो अब इसमें केस क्या होगा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ठीक है, अब समझते हैं। पहला केस क्या कहता है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, या तो एक स्टेट है, सपोज उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर आपका बिहार हो गया, या फिर कोई भी स्टेट हो गया वो। ठीक है, गवर्नमेंट और उस स्टेट के बीच में लड़ाई है, या फिर दो तीन स्टेट मिलकर गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है, सपोज 2 स्टेट्स हो गए या फिर 3 स्टेट्स हो गए, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया प्लस मध्य प्रदेश हो गया प्लस बिहार हो गया, तो इन सब ने मिलकर कर दिया। तो पहला क्या है, एक तरफ तो गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ क्या है, स्टेट या फिर स्टेट्स है। बी कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ स्टेट या फिर स्टेट्स हैं कि एक राज्य या फिर अनेक राज्य हैं। या फिर सी कहता है एक तरफ भी स्टेट्स है और दूसरी तरफ भी कौन है, स्टेट्स है। तो अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट आते हैं तो उनको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट वहां पे देखेगा। ठीक है, समझते हैं कि सपोज करंट गवर्नमेंट को ले लेता हूँ, ठीक है, XYZ कोई भी गवर्नमेंट है आपकी, तो अब उस गवर्नमेंट का जो है केस किसके साथ चल रहा है, सपोज वेस्ट बंगाल के साथ चल रहा है केस, ठीक है, तमिलनाडु के साथ चल रहा है, फिर किसी भी जो है स्टेट के साथ वहाँ पे केस चल रहा है, तो वो आपका किस में कवर हो गया, ए में कवर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और स्टेट भी है, सपोज जो वहाँ पे गुजरात हो गया फिर उत्तर प्रदेश हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गुजरात या फिर आपका उत्तर प्रदेश कोई भी हो गया। दूसरी तरफ क्या है, वहाँ पे स्टेट कोई दूसरे स्टेट्स हैं या फिर स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट हो गए वाला, या फिर एक तरफ भी एक स्टेट है और दूसरी तरफ भी स्टेट्स हैं, तो वो वाले मैटर। अगर ऐसे कोई भी मामले आते हैं तो उनको कौन देखेगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सपोज ये 2 स्टेट हैं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ए की है, यहाँ पे गवर्नमेंट बी की है। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ए बी की चल रही है, यहाँ पे इनका हाई कोर्ट हो गया, यहाँ पे इनका हाई कोर्ट हो गया। अब इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, अब सपोज ये वाली हाई कोर्ट दे सकती है, क्योंकि ये हाई कोर्ट तो इस स्टेट की है ना, तो कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, यहाँ पे पार्शलिटी कर सकती है, पक्षपात कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इनसे भी परे होगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इन मैटर को कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 132 बात करता है अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कि जो हाई कोर्ट है, देखिए ऊपर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट से कुछ अपील्स जाएंगी। सपोज हाई कोर्ट के अंदर क्या मैटर चल रहा है, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी का केस चल रहा है, इसमें कौन जीत जाता है, ए जीत जाता है और बी क्या करता है, बी लॉस कर देता है केस को। ठीक है, बी हार जाता है, तो बी करता है अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। क्या हर मैटर में ही अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो बात बताता है आपका आर्टिकल 132। ये कहता है एन अपील शैल लाइक टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर। तो जो यहाँ पे इसमें कोई जजमेंट आया है या फिर डिग्री आई है या फिर कोई ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, if high court certifies under article 134A that the case involves substantial portion of law as to the interpretation of the constitution। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में हाई कोर्ट ने क्या करा, जजमेंट दे दिया। सपोज मैं हाई कोर्ट हूँ, मैंने केस सुना, जजमेंट दिया, जजमेंट के साथ मैं एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता हूँ 134A के अंतर्गत। यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, मैं लिख दूंगा उसमें कि ये जो मामला है इसका मैंने निर्धारण कर दिया है और इसमें मैं गुंजाइश छोड़ता हूँ कि पार्टी जो है क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि केस इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि विधि का कोई क्वेश्चन है, कि कोई विधि बनी हुई है, लॉ बना हुआ है और उसको लेकर कोई क्वेश्चन है जो कि अगर निर्धारित हो जाता है तो काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, काफी बड़ा इम्पैक्ट उसमें डालेगा।
तो अगर कोई उस केस में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उस केस के निर्धारण के लिए वो सर्टिफिकेट दे देगा कि इस केस की अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को एक्सेप्ट कर लेगा। एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्वेश्चन किस चीज को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंटरप्रिटेशन को, उसके जो व्याख्या को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई अनुच्छेद है वो कुछ बात कह रहा है, ठीक है, जैसे कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंड हो सकता है, ठीक है। अब इस बात पे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो गए तो ऐसे तो पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर देगी, सारी फुल फ्लैश पावर किसके पास आ गई, पार्लियामेंट के पास आ गई, ठीक है। तो इसको क्या निर्धारण करने के लिए उसने सर्टिफिकेट दे दिया 134A में कि इसकी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इस टाइप से। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है अमेंडमेंट कर लो बट बेसिक स्ट्रक्चर मत छेड़ना, इस टाइप से क्वेश्चन सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन है किसी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर, किसकी बात कर रहे हैं हम, जजमेंट, डिग्री या फिर ऑर्डर, और उस ऑर्डर में क्या है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के व्याख्या को लेके एक क्या है, विधि का सावधान प्रश्न अंतर्वलित है उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता है उसमें तो उसमें क्या अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ये आपका पहला खंड कहता है। आगे बढ़ते हैं 133 अपीलेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग सिविल मैटर। तो अभी जो हमने देखा था इन सर्टेन केस देखा था, इन सर्टेन केस में क्या था, वहां पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे सिविल मैटर्स की यहाँ पे बात कर रहा है, जो आपके दीवानी मामले होंगे ये उनकी बात ही करता है। एन अपील शैल लाइक टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A। तो अगर हाई कोर्ट क्या कर रहा है वहाँ पे सर्टिफाई कर रहा है 134A में, ठीक है, तो वहाँ पे अपील हो सकती है सिविल मैटर में भी, बट सर्टिफाइड कर रहा है किस बेस पे कर रहा है कि डेट द केस इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे जनरल इंपॉर्टेंस को लेकर बात हो रही है कि अगर ये क्वेश्चन लॉ का डिसाइड हो जाता है तो सबको ही फायदा होगा, तो वाली बात करता है। बट पिछले अनुच्छेद में क्या बात कर रहा था, वहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो संविधान के जो है इंटरप्रिटेशन की बात वहाँ पे कर रहा था, ठीक है, उसके व्याख्या को लेकर बात करता है कि कोई भी लॉ का जो प्रश्न है वो व्याख्या को लेकर है तो आपका 132 में आ जाएगा, अगर जनरल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है तो वो आपका 133 में आ जाएगा, अगर सिविल मैटर है तो। डेट द क्वेश्चन इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर या फिर हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होना चाहिए, उसको निर्धारित किया जाना चाहिए, तो तब उस केस में सर्टिफिकेट दे सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 133 में जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है, या तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है किस चीज को लेके, जनरल इंपॉर्टेंस को लेकर है, ठीक है, कि वो क्या है सामान्य महत्व को लेकर उसमें बात हो रही है, या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो जो है रेफर कर सकता है केस अपील के लिए, ये आपको 133 कहता है। 132 बात करता है आपका सर्टेन केसेस के लिए, 133 सिविल केस की बात कर रहा है, और 134 आपका बात करेगा क्रिमिनल केस मैटर में किसकी के लिए अपील की बात यहाँ पे कर रहा है। तो पहला कहता है इसमें एन अपील शैल लाइक टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में क्या होता है सेंटेंस होता है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस की बात यहाँ पे हो रही है। तो एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ हाई कोर्ट, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में क्या हो सकता है अपील की जा सकती है क्रिमिनल मैटर में। हैज ऑन अपील रिवर्स एंड ऑर्डर और एक्विटल एंड एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, ठीक है। अब क्या कहता है कि सपोज सेशन कोर्ट था, सेशन कोर्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर कौन है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, मैं भी गलत जगह बता रहा हूँ, एक मिनट, चलिए।
इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए समझते हैं फटाफट। नीचे कौन है? सेशन कोर्ट है, ठीक है। उसके ऊपर कौन आ रहा है? हाई कोर्ट आ रहा है। उसके ऊपर जा रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहता है हैज ऑन अपील रिवर्स द ऑर्डर और एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। तो क्या हुआ, जब सेशन कोर्ट में जो आपका सत्र न्यायालय था वहां पर जब केस चल रहा था तो उस एक्यूज को कर दिया एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। सेशन कोर्ट में चल रहा था केस ए वर्सेस बी के बीच में केस चला था। बी कौन था? बी आपका एक्यूज था, इसके ऊपर इल्जाम लगा था कि इसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट ने सारा केस मैटर देखा, वो कहा कि भैया बी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बी को हम क्या कर सकते हैं? बाइज्जत बरी कर देते हैं, बाइज्जत बरी कर दिया हमने इसे। बट ए को यह बात राज नहीं आई, ए ने क्या कर दी? ए ने कर दी अपील कर दी हाई कोर्ट में, ठीक है। जब हाई कोर्ट ने देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, उसने मैटर देखा, इसने क्या करा, जो नीचे का जो सेशन कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बिल्कुल पलट दिया और बी को क्या करा? डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है। कहाँ तो बी बाइज्जत बरी हो रहा था, कहाँ हाई कोर्ट ने पूरा ही जजमेंट बदल के उसको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में निसंदेह सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति को सेशन कोर्ट ने सत्र न्यायालय ने क्या कर दिया था? बाइज्जत बरी कर दिया था, तुमने उसको डेथ पेनल्टी दे दी। तो ऐसे मैटर को तुमने देखना चाहिए। तो इन मैटरों में क्या हो सकता है? मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, याचिका डल सकती है, ठीक है। पहला केस तो आपका ये हो गया। दूसरा कहता है हैज रिटर्न फॉर द ट्रायल बिफोर इट सेल्फ एनी केस फ्रॉम द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज इन सच ट्रायल कन्विक्ट द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, ठीक है। अब देखिए, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो नीचे से कोई भी केस बुला सकता है अपने पास और फिर वो खुद निर्धारण कर सकता है, ठीक है। सपोज किसी सत्र न्यायालय में ए वर्सेस बी का केस चल रहा था, ठीक है। हाई कोर्ट ने देखा कि ये केस इंटरेस्टिंग सा है, हाई कोर्ट ने वो केस अपने पास बुलाया। अभी सेशन कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, वो केस किसने बुलाया? हाई कोर्ट ने कहा मेरे पास भेजो, इस केस को मैं डिसाइड करूंगा। तो ये केस गया हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ने बी को क्या कर दी? डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है। तो ऐसे मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकती है? अपील हो सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A डेट द केस इज फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तीसरा केस कहता है या फिर हाई कोर्ट खुद कह दे कि इस केस में जो है अपील हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए क्या करता है? 134A में सर्टिफिकेट देता है कि ठीक है ये सर्टिफिकेट पकड़ो, ये सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में शो कर देना, आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया कि सेशन कोर्ट में जो आपका सत्र न्यायालय था, जो निचली अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक है, सेशन कोर्ट था, वहां पे केस चला, वहां पे उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, बट हाई कोर्ट ने उसका केस को बिल्कुल पलट दिया और उसको सजाए मौत दे दी। इन केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। या फिर हाई कोर्ट ने नीचे से केस अपने पास बुलाया, उसका निपटान किया और उसमें एक्यूज को क्या करा? डेथ पेनल्टी या फिर मृत्युदंड दे दिया। उस केस में भी क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। या फिर हाई कोर्ट खुद कह दे कि इस मामले में अपील हो सकती है, तो उस मामले में जो है अपील की जा सकती है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 134 कहता है। 136 बात करता है सिविल मैटर्स में अपील की बात करता है, 134 बात करता है क्रिमिनल मैटर में अपील की बात करता है, ठीक है। अब 134 आपको पता है, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं 134 का सर्टिफिकेट, तो वो वाली बात आपको 134A में पता रखिए, ठीक है। 136 बात करता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्या हो गया? हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? अपील लेने से मना कर दिया। तो अब क्या किया जाए? तो एक होता है आपका स्पेशल लीव पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन को SLP भी कहते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट केस भी हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सफिशिएंट जो है रीजन दे रहे हो कि इस मैटर को आपको सुना जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे जो है कुछ फैक्ट रख देते हो या फिर आप ऐसे जो है अपनी रीजनेबिलिटी रख देते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट आपके केस को एडमिट कर लेती है। भले ही अपील से ना हो, आप चाहे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगर केस जेन्युइन लग रहा है कि लग रहा है कि हाँ इसको केस को जो है दायर किया जाना चाहिए, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर लेगी? इसको एक्सेप्ट कर लेगी। कहते हैं नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में इन इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
यहाँ पे उसकी मर्जी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हाँ इस केस में दम है, इस केस को जो है समझना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है क्या कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ग्रांट स्पेशल पिटिशन टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी केस और मैटर पास्ड और मेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल और इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल होगा, चाहे किसी भी अथॉरिटी के अंदर आपका केस चल रहा हो, अगर उसमें से अगर आप जेन्युइनली आप क्या करें, उसमें रीजनेबली आपका वहाँ पे पॉइंट बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिस्क्रिशन पावर है, उसकी इच्छा है कि हाँ कि ये केस मेरे को ठीक लग रहा है, तो वो आपकी केस की अपील को अलाउ कर देगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे मामलों में भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है। सेकंड क्लॉज कहता है इसका, नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर और मेड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन बाय अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्स। तो जो आर्म फोर्स है, जो आपकी जो सैन्य बल है, ठीक है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी अगर ऐसा कोई जजमेंट हुआ है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एसएलपी में जा सकते हैं, 136 आर्टिकल में जा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 137 बात करता है रिव्यू, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पावर होती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, रूल मेड अंडर 145, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट, प्रोनाउंस, ऑर्डर मेड बाय इट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, तो उसको रिव्यू मतलब फिर से उसको देखने का जो है, पुनर्विचारण की जो शक्ति है किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। विलोकन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 138 बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शन है उसको एनलार्ज कर सकती है। क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर विद रेस्पेक्ट टू द मैटर्स एज अ यूनियन लिस्ट एंड पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर। तो यहाँ पे क्या है, जो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर होगा, उसको लेकर कोई भी मैटर होगा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है। ठीक है। एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर, जो पार्लियामेंट उसको कन्फर करेगी, जो पार्लियामेंट उसको अलाउ करेगी, आप इन मैटर को आप देख सकते हो। सेकंड कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में बाय स्पेसिफिक एग्रीमेंट कन्फर, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, उसने कोई एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में लिख रखा है कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे क्या करेगी, उसको हैंडल करेगी। तो ऐसे मैटर भी क्या हो सकते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये आपको 138 कहता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 139। ये कहता है कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। तो आपकी जो रिट्स जो आपकी इशू करने की पावर होती है, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे भी होती है। ये आपका आर्टिकल 135 में बता रखा है, यहाँ पे भी आपको बता रखा है। Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, order or writs, including writs of nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, covenant और surgery। तो ये 5 आपकी रिट्स होती हैं, तो इनको इशू करने की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये 5 रिट्स कौन सी होती हैं, एक होती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो, तो वहाँ पे हाई कोर्ट हाईवेस कॉर्पस की क्या करती है, वहाँ पे रिट इशू करती है, कि वो उस व्यक्ति से कहता है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें, उसको कोर्ट में लेकर आए। ठीक है। तो ये आपका हैबियस कॉर्पस है। पुलिस ने किसी को गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, अरेस्ट कर रखा है, पुलिस से कहेगा कि जो व्यक्ति आपने अरेस्ट किया है उसको तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत करें। ठीक है, ये वाली बात। मैंडमस क्या होता है, मैंडमस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर देती है किसी भी अथॉरिटी को कि वो अपना काम ठीक से करे या फिर कोई ड्यूटी है उसको परफॉर्म करें। प्रोहिबिशन, नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई भी अथॉरिटी कुछ कार्य कर रही है, तो उसको प्रोहिबिट करती है कि अब आप ऐसा कार्य मत करो, इसको रोक दो। को वारंट हो गया आपका इसमें कि आपकी अथॉरिटी क्या है, कि आपने जो पोस्ट ले रखी है, तो आपने किस हैसियत से आपने वो पोस्ट ले रखी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सरसरी। ये भी आपका बात करते हैं आपकी जो निचली जो आपकी अदालतें होती हैं, ठीक है, उसको जो है कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करती है कौन, सरसरी रीट यहाँ पे काम करती है। ठीक है। या फिर फॉर एनी पर्पज अदर देन दोस मेंशन आर्टिकल 32 क्लॉज 2, सॉरी 35 नहीं था, आर्टिकल 32 था।
ठीक है। तो अगर 32 के अलावा भी कोई सा मैटर है तो वहाँ पे भी उसको भी वहाँ पे इशू वहाँ पे चेक कर सकती है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 139 था। यहाँ पे आपका रेट इशू करने की शक्ति यहाँ पे दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ते हैं 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम एनी हाई कोर्ट और मोर हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गई, भारत की एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है। उसके बाद हर स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है। ये यूपी की हो गई सपोज, ये एमपी की हो गई, ये हिमाचल प्रदेश की हो गई, ठीक है, ये उत्तराखंड की हो गई। ठीक है, इन सब की हाई कोर्ट हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी केस अपने पास बुला सकता है या फिर इस केस को इस कोर्ट के पास पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सब पावर कहाँ दे रखी है यहाँ पे, आपके 139 में बता रखा है। ये कहता है फॉर एनी फ्रॉम एनी हाई कोर्ट और मोर हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट से केस कहाँ पहुंचा सकती है वो, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पहुंचा सकती है केस को। केस पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड वन और मोर हाई कोर्ट और टू और मोर हाई कोर्ट। ठीक है, अब क्या हो गया कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, या फिर इस हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इस हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो वो क्या कहते हैं अपने पास बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट उस केस को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड ऑन इट्स ओन मोशन ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय एनी पार्टी। तो वो ऐसा कर सकती है, कैसे कर सकती है, ऑन इट्स ओन मोशन, की मतलब अपनी ही इच्छा पे ऐसा कर सकती है। अगर उसको ठीक लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो वो कर सकती है। या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि इस केस को अपने पास बुला लो, ठीक है, तो तब कर सकती है। या फिर दोनों हाई कोर्ट या फिर जिस भी पार्टी के बीच में केस चल रहा है उसमें से एक पार्टी कहती है कि ये वाला केस एक काम करो आप हैंडल करो, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, वहां पे केस ट्रांसफर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। दोज केस इन्वॉल्व सेम और सब्सटेंशियल और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ में डिस्पोज ऑफ ऑल द केस बाय इटसेल्फ। तो अगर कुछ केस हैं, यहाँ पे कई सारे केस हैं जो कि सेम ही क्वेश्चन को डील करते हैं, दोनों सब में क्या है, एक ही मामला चल रहा है, एक ही क्वेश्चन की बात यहाँ पे हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद भी निपटा सकता है, ये कहता है। और फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है, अगर इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में पहुंचाना है, अगर लग रहा है कि न्याय की मांग है कि ये मैटर इस हाई कोर्ट में नहीं उस हाई कोर्ट में वहां पे चलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। ये वाली बात कहाँ बता रखी है की आर्टिकल 139 में बता रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ये कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है वो क्या होगा, वो आपका सब कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के केस होंगे वो हर कोर्ट पे लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसका निपटारा ऐसे होगा, तो सारी हाई कोर्ट्स को, सारी सेशन कोर्ट्स को, जो भी आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं या फिर आपकी सिविल कोर्ट्स है, सबको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात आपकी इसमें आती है। इसमें आता है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली केस आता है इसमें। ये कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रिवेंट्स द सुप्रीम कोर्ट डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस डिसीजन इफ इट्स कन्विंस्ड ऑफ इट्स एरर एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो यहाँ पे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो है प्रावधान है, कोई भी प्रोविजन है, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रीवियस जजमेंट को पलटने से नहीं रोकता है। सपोज सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कोई जजमेंट, किसी केस में कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, फिर उसके पास कोई दूसरा केस आया, सिमिलर केस आया कुछ, वहां पे क्या करा, उसने प्रीवियस जजमेंट को पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो पार्टी ये नहीं कह सकती कि आपने पहले वाले केस में ऐसा आपने किया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने केस को पलट सकती है। तभी कहते हैं ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस को ओवर रूल कर दिया, प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, जो हमने भी पढ़ा था ना, एसपी गुप्ता वाले केस को ओवर रूल कर दिया था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाले केस में। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, अल्टर कर दिया था आपका इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में। तो ये पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवाइजरी जुडिक्शन, जो हमने देखा था ना इन रे बेरुबरी केस या फिर इन रे
प्रेसिडेंशियल केस, जो इस टाइप के जो केस होते हैं ना वो कहाँ पे आते हैं, वो आपके 143 के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट है, ठीक है, अराइज हुआ है, और ऐसा जो क्वेश्चन है वो किसके द्वारा जो निर्धारण होना चाहिए, वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसका निर्धारण होना चाहिए, उसका डिसीजन किसके द्वारा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन होना चाहिए। तो ऐसे केस को रेफर कौन करता है, राष्ट्रपति रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप इस पर अपनी ओपिनियन दीजिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए। तो ऐसे जो केस होते हैं वो आपके 143 में कवर होते हैं, और इनको इन रे के नाम से हम इसको जो है कहते हैं। ये कहता है इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द प्रेसिडेंट दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का कोई प्रश्न है या फिर तथ्य का कोई प्रश्न है, वो क्या रहा है वहां पे उजागर हो रहा है, और इज लाइक टू अराइज विच इज ऑफ सच अ नेचर ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो ऐसा प्रश्न है जो कि जो है जो लोग है तो जनरल इंपॉर्टेंस रखता है उसमें, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अपॉन इट मे रेफर टू द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक मीन्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन रिटर्न। तो प्रेसिडेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस भेज सकता है कि आप अपने इसमें राय दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखने के बाद अपनी राय दे सकता है राष्ट्रपति को कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो रिपोर्ट करेगा राष्ट्रपति को। तो ये वाली बात कहाँ दे रखी है आपके आर्टिकल 143 में आपका बता रखा है, ठीक है। इसमें आपका इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसको हम अयोध्या डिस्प्यूट केस भी हम कहते हैं, इन रे अयोध्या केस भी हम इसको कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, देखो राष्ट्रपति अगर भेज रहा है हमारे पास केस ओपिनियन के लिए, ठीक है, बट मैं बाउंड नहीं हूं कि उसको ओपिनियन दूं ही, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि मैं इस केस में कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है, 143 के मैटर्स में, ठीक है। आर्टिकल 145 बात करता है रूल्स ऑफ कोर्ट्स। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स रेगुलेशन जनरली इन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो तो ठीक है, वाली बात हो गई, हम उसको मानेंगे, बट उसके अन्यथा सुप्रीम कोर्ट चाहे वो खुद के रूल्स बना सकता है कि मैं अपनी प्रोसीडिंग्स ऐसे ऐसे रूलिंग्स पे मैं उसमें चलाऊंगा, और उस बात के लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति का अप्रूवल लेगा कि आप हमको अप्रूव करो कि हम जो है अपने प्रोसीडिंग्स में ये रूल्स हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, उसमें लागू कर सकें, ठीक है। तो ये बात कहाँ, रूल मेकिंग पावर कहाँ पे दे रखी है आपकी आर्टिकल 145 में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट होता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट भी है। तो कोशिश की है मैंने आपको सिंपल और जो है कंसाइज में आपको समझाने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।